कॉन्ट्रा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार वो भारतीय नागरिकों का। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी कैलाश केवल। देखिए, सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों को जानने से पहले हम अधिकारों के बारे में बात करेंगे। हम अधिकारों को जानेंगे कि ये अधिकार जो हैं वो होते क्या हैं, किस तरीके से हमें इन अधिकारों को मिलते हैं, या ये अधिकार को किस तरीके से हम यूज करते हैं। क्या इन अधिकारों के बिना आदमी कोई कार्य कर सकता है, या इन अधिकारों को बिना भी जो है समाज चल सकता है, या समाज में व्यक्ति रह सकता है। देखिए, Rights are those conditions of social life without which no man seeks to be himself at his best। यानी कि जो अधिकार जो है सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ होने का प्रयास नहीं कर पाता। यानी कि देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक टीचर है, जब तक उसको यह अधिकार नहीं दिया जाएगा वो पढ़ाए, तो क्या वो अपने आप को जाहिर कर सकता है कि वो कितना बेस्ट टीचर है, या दूसरे लोगों को गाइड कर सकता है या बता सकता है। इसीलिए जब तक व्यक्ति के पास उन अधिकारों को नहीं बताया जाएगा, उन अधिकारों को सामाजिक जीवन के आधार पर नहीं बताया तो उस आधार पर वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं कर सकता है। दूसरा देखिए कि इसमें कहता है कि राइट्स इज द फ्रीडम टू एक्ट इन अ चूजन मैनर against the restrictions put by the others such as the individual, the society and the state। यानी कि ये कह रहा है कि जो अधिकार हैं, यानी कि दूसरे व्यक्तियों, समाज और राज्य द्वारा किए गए प्रतिबंधों के खिलाफ और चुने हुए तरीके से कार्य करने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए कोई से प्रकार का कोई व्यक्ति है, किसी चीज को कार्य करने पर प्रतिबंध लगा देता है कि ये कार्य नहीं करना है, तो उसमें अधिकारों का हनन हो रहा है कहीं ना कहीं। तो व्यक्ति जो है उन कार्यों को, उनके द्वारा किए गए जो प्रतिबंध है उनके खिलाफ, जो चुने हुए कार्य है, जो उनके खिलाफ प्रतिबंध चुने हुए कार्य है, उनके खिलाफ कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी कि उन कार्यों से अलग हटकर कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का राइट टू फ्रीडम दिया गया है। जिस तरीके से आपको पता है आपके संविधान के अंदर कि स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे आधार पर उसको किसी भी कार्य के लिए रोका नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आता है राइट्स गिव टू एन इंडिविजुअल द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। यानी कहते हैं कि अधिकार जो है एक व्यक्ति को मानव जीवन की अंतर्निहित गरिमा भी देते हैं। मतलब अंतर्निहित गरिमा का मतलब है कि अंदर से व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित भी करते हैं कि ये जो अधिकार है, आपको ये अधिकार है और आपको इस अधिकार के तहत ये कार्य करना है। सिर्फ आपको ये अधिकार दिया गया है, तो उस अधिकार, उसके जो व्यक्ति है उसके अंदर गरिमा है, जो उसका भी विकास होता है। नेक्स्ट आता है राइट्स हैव डुअल फंक्शंस, यानी कि इसके पास जो दो तरीके के कार्य होते हैं, और दे प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम द आर्बिट्री एक्शन ऑफ अदर्स एज वेल एज प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि इसको दो तरीके के कार्य दिए गए होते हैं। वो किसी व्यक्ति की मनमाने ढंग से कार्यवाही के साथ, मतलब जो व्यक्ति के मनमाने, जो अपने मनमाने ढंग से कोई कार्यवाही के साथ साथ किसी व्यक्ति के हितों को बढ़ावा देने के लिए भी रक्षा करता है। यानी कि उसके द्वारा मनमाने जो कार्य किया जाता है उसको भी रक्षा करता है, उसको कार्य करने से रोकता है। और दूसरा कि कोई व्यक्ति है उसके हितों को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करता है। मतलब ये जो दोनों कार्य दिए गए हैं, दीज फंक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी ये जो दूसरे के पूरक है। यानी देखिए, आपको पता है आपके संविधान में बात करी गई है मूल अधिकार की, और आपके पूरे संविधान में मूल अधिकार की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसके आधार पर बताते हैं, देखिए आगे चलते हैं। इसमें वेरियस काइंड्स ऑफ राइट्स दिए गए हैं, यानी कि कई प्रकार के जो है वो राइट्स दिए गए हैं कि आपके अधिकार होते हैं। देखिए, अभी हमने मौलिक अधिकार स्टार्ट नहीं करा, हम अभी सिर्फ और सिर्फ राइट्स के बारे में बात करें, सिर्फ अधिकार के बारे में बात करें कि आपको किस किस तरीके से जो अधिकार वो प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए, सबसे पहला होता है आपका नेचुरल राइट, यानी कि नेचुरल राइट का अर्थ है आपका प्राकृतिक अधिकार। देखिए, प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, ये आपको पता है प्रकृति के अनुसार जो भी अधिकार दिया जाता है प्रकृति के अनुसार होते हैं। यानी कि प्रकृति के अनुसार इन अधिकारों पर किसी व्यक्ति का कोई भी
हक नहीं होता, कोई भी बाउंडेशन, ये प्रकृति द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये जो अधिकार होते हैं दीज आर यूनिवर्सल, ये जो अधिकार होते हैं वो सार्वभौमिक अधिकार होते हैं, और जो हर व्यक्ति में मानव प्रकृति का, यानी कि व्यक्ति जो प्रकृति का हिस्सा और हर तरीके के व्यक्ति में ये अधिकार निहित होते हैं। दूसरा कहते हैं दे आर नॉट कन्फिडर्ड बाय लॉ बट ओनली रिकॉग्नाइज एंड मेड ऑनफिट्सेबल बाय द लॉ। मतलब ये है कि किसी कानून द्वारा केवल मान्यता प्राप्त है, या कानून द्वारा प्रदान नहीं किए जाते, बल्कि कानून द्वारा ये केवल मान्यता प्राप्त है और लागू किया जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल देखें, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। अब देखिए यहाँ पर जीवन का अधिकार दिया गया है, राइट टू लाइफ। आपको पता है जीवन का जो अधिकार है वो नेचुरल राइट है, हर किसी को पता है, आप सभी का, हम का बर्थ जो नेचुरल तरीके से हुआ है, तो उसमें जो आ जाएगा उसमें किसी भी कानून का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। परंतु जो हम मौलिक अधिकार की तरफ चलते हैं, आपको पता है, मान लीजिए कोई एक राज्य है, उसमें किस तरीके से कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, कोई बाढ़ आ गई है, तो उसके आधार पर राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार है, उसमें आपको ये अधिकार छीना नहीं जाता। तो व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी भागने का, जाने का उसको अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन राइट, यानी कि मानव अधिकार। अब मानव अधिकार जो है, देखिए ये जो मानव अधिकार है वो सिमिलर टू नेचुरल राइट है, यानी कि आपको पता है ये प्राकृतिक अधिकार के समान है और ये भी सार्वभौमिक है। परंतु अगर बात करते हैं कि ये जो अधिकार है ये मानव प्रकृति में अंतर्निहित है, आर इंस्ट्रक्शन इन अ ह्यूमन नेचर, यानी कि यह मानव प्रकृति के अंदर क्या है, अंतर्निहित है। They are needed for dignified human life and are enjoyed irrespective of social, political and the other consideration, यानी कि उन्हें प्रतिष्ठित समाज के उन्हें जो है प्रतिष्ठित समाज के लिए जरूरी है, मानव के लिए जरूरी है कि वो सामाजिक, राजनीतिक और अन्य विचारों के बावजूद इसका आनंद लिया जाता है और एक व्यक्ति के द्वारा मानव के आधार पर बनाए रखा जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से बताता है कि हमारा यूनाइटेड नेशन नेशनल डिक्लेरेशन में ह्यूमन राइट 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, वह संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक घोषणा मानव अधिकार जो है 1948 में आया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको पता है, वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस के अंदर है। और इसमें जब ये बनाया गया था, इसमें जब कमेटी बनी थी, तो इसके अंदर जो फाइनल डिक्लेरेशन दिया गया था उस कमेटी को 10 दिसंबर को दिया गया था। यानी कि 10 दिसंबर को देने के बावजूद अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें ये बताया गया था कि ये जो अधिकार हैं वो इसमें कुछ ऐसे अधिकार हैं कि ये कभी भी जो है वो छीने नहीं जा सकते, यानी कि ये मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार हैं। यानी और आपको पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है उसमें यह भी कथन दिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग इसमें विश्वास भी करते हैं, यानी कि इस घोषणा राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और इन अधिकारों को अपने संविधान या अधिनियमों द्वारा मान्यता देने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए वो लोग बाग है जो अग्रसर हुए थे। और 10 दिसंबर जो था 1948 को इसको मानव अधिकार को जो है वो सार्वभौम घोषणा के अधिकार के रूप में अंगीकृत कर लिया गया था। और इस का जो चार्टर है और उसके अंदर टोटल मिला के 30 आर्टिकल्स दिए गए। जैसे आपको पता है भारत का जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स दिए गए हैं और अगर सब पार्ट्स को मिला गया तो 465 बैठते हैं। परंतु इसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स वाला आर्टिकल्स की बात करता है, जो मानव अधिकार का सार्वभौम घोषणा है उसके अंदर टोटल 30 आर्टिकल दिए और 30 आर्टिकल के अंदर पर सबसे पहले उसमें भी प्रेम्बल दिया गया, प्रस्तावना दी गई जिसमें बताया गया है कि जो मानव परिवार उसके सदस्यों को जन्मजात गौरव और सम्मान और सभी अधिकार की जो स्वीकृति प्रदान की गई, चाहे वो विश्व शांति से रिलेटेड, चाहे न्याय से हो, चाहे स्वतंत्रता के बुनियादी के आधार पर। तो आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा नेट पर। आगे बात करते हैं हम सिविल राइट की, यानी कि जो सिविल राइट है वो क्या है, जैसा कि इसको कहा जाता है आपका सिविल राइट को नागरिक का अधिकार। अब सिविल राइट में देखिए बात करते हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो नागरिक का अधिकार है, और नागरिक अधिकार किस तरीके से है, देखिए हम लोग बात कर रहे थे नागरिक अधिकार की। जो नागरिक अधिकार है वो क्या, आप सभी को पता है जो नागरिक अधिकार है, सिर्फ व्यक्ति को अपने देश में सिटीजनशिप मिली होती है, नागरिकता मिली होती है, उसको रहने का अधिकार होता है
और ये जो अधिकार होते हैं सभी देशों में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर बात करते हैं कि ये अधिकार जो होते हैं वो देश के संविधान द्वारा देश के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं कि दीज आर द राइट दैट सिटीजन ऑफ कंट्री एंजॉयड एंड द कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ द कंट्री। यानी संविधान जो देश का संविधान होता है या उसका कानून होता है उसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और सिविल राइट्स में डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और यानी कि ये जो एक दूसरे देशों में हर किसी देश में ये नए नए तरीके से एक दूसरे देश से भिन्न होते हैं। परंतु अगर बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंजॉयबल, मतलब जो सार्वभौमिक अधिकार जो होते हैं वो जो होते हैं मानव अधिकार जो होते हैं सार्वभौमिक रूप से होते हैं, उनका जो व्यक्ति है वो आनंद उठाता है, यानी कि वो एक जैसे होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की, यानी कि संवैधानिक अधिकार। और संवैधानिक अधिकार ये होता है कि ये जो अधिकार है दे आर राइट एनशेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये संविधान में वही अधिकार है जो कुछ मौलिक अधिकारों विशेष स्थिति का जो है वो आनंद लेते हैं। सम एंजॉय स्पेशल स्टेटस एंड द फंडामेंटल राइट्स एंड some other do not enjoy such status, for instance outside part of the three Indian constitution other than the fundamental rights। कहने की ये कहता है कि कुछ अन्य इस तरीके की स्थिति का आनंद भी नहीं होता, जैसे उदाहरण के लिए भारत के संविधान के जो भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों के जो अलावा अधिकार दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वह अधिकार हैं जो किसी भी देश के संविधान द्वारा उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपको पता है ये जो अधिकार होते हैं, जैसे कि सिविल राइट की बात करते हैं, ये जो अधिकार होते हैं हर देश में अलग अलग तरीके से होते हैं। कोई व्यक्ति कितने अधिकार प्रवर्तित है, किस तरीके किससे अधिकार प्रवर्तित, दो देश का जो संविधान पढ़ते हैं उसके आधार पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो मिला हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, जो हमें वो पढ़ना है उसी के आधार पर। ये जो मौलिक अधिकार होता है वो सिविल राइट्स का जो वो नागरिक अधिकारों की एक शाखा है, और उसी हिसाब से उन्हें भारत में जो है वो महत्व दिया गया था। और ये महत्व ज़्यादा इस वजह से ले दिया है क्योंकि डिफेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, और सर्वोच्च न्यायालय जो इनका सीधे जो बचाव करता है। और इसके आधार पर कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं, और बाकी जो सभी है वो दो लोगों को दिए गए। जैसे इसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 20, 29 ये सारे के सारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 के द्वारा है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रोवाइड किए। अब देखिए जैसे आर्टिकल 15 देखते हैं, आर्टिकल 15 के अंदर क्या रखा है, इसमें दे रखा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, यानी कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि वो जो है संविधान की नज़रों में क्या है, समान है, और अगर वो इस तरीके से भेदभाव किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16, ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अगर गवर्नमेंट्स के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है तो उसमें सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है, उसमें किसी भी प्रकार से उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि वाक स्वतंत्र आदि कुछ अधिकारों का सेक्शन। इसके अंतर्गत जो राइट टू फ्रीडम है उसके अंदर आर्टिकल 19 दिया गया, जिसके अंदर हमें आर्टिकल 19(1), 19(1)(2) इस तरीके से जो है वो क्लॉज में डिवाइड किया गया, जिसको मैं एक्सप्लेन करके आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आगे कहता है आर्टिकल 20 है, जिसमें ये बताया गया था कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उससे बचाव के लिए भी कुछ हमारे संरक्षण प्रोवाइड किए गए हैं। और नेक्स्ट आता है आर्टिकल 29, जैसे कि आप लोगों को पता है इसमें तो माइनॉरिटी के बारे में बात की जाती है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो हितों का संरक्षण है वो किस तरीके से किया जाएगा। और आपको पता है ये जो है वो हमारा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट के अंदर आता है, जिसमें आर्टिकल 29 एंड 30 को दिया गया। बाकी हम इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे करेंगे। ये दीज आर द एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड सोशल प्रोग्रेस, ये जो दिया गया है ये मानव विकास, लोकतंत्र और सामाजिक प्रगति के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का सामाजिक विकास नहीं हो सकता, लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, और समाज में किसी भी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। और उसी आधार पर इनको बढ़ाने के लिए हमें मौलिक अधिकारों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
अब देखिए फंडामेंटल राइट्स, इनको देखते हैं हम डिटेल में देखते हैं। हमने अभी तक यहाँ पर बात करी है राइट्स की जो कि अधिकार होते हैं, परंतु अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपके संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मौलिक अधिकार की डेफिनेशन नहीं दी गई है। यानी कि ये जो डेफिनेशन नहीं कि इसने संविधानों की जो परंपरा है वो जब से शुरू हुई है, प्रारंभ पूर्व से ये इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार का, यानी कि इनको नेचुरली के आधार पर इनको माना गया है। अब देखिए ये जो अधिकार है, सबसे पहले बात करते हैं इन अधिकारों की अधिकार होते क्या है। आपको पता है इन जो अधिकारों को मूलभूत अधिकार किस लिए कहते हैं, मूल अधिकार क्यों कहा जाता है इन्हें। देखिए मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो व्यक्ति होता है उसकी पूर्ण बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये इसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड सोशल प्रोग्रेस। तो इसी आधार पर ये जो है व्यक्ति के पूर्ण बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और व्यक्ति जो है इन अधिकारों के अभाव में उसका नैतिक और जो आध्यात्मिक विकास है, यानी कि नैतिक और जो आप एथिक्स की बात करते हैं, तो वो जो है वो विकास है वो रुक जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पाएगा। और उसकी जो शक्तियां है वो बिल्कुल अविकसित रह जाएंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई विकसित नहीं हो पाएगी। और उसी आधार पर जो जब इनको लोगों को अधिकार दिया तो सरकार को भी ये चेतावनी दी जाती है या घोषणा की जाती है, सरकार के द्वारा, लोग द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि इन अधिकारों का पालन करना उसका जो है वो परम कर्तव्य है। यानी कि अगर वो इन अधिकारों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। और इसके आधार पर जो आपको पता है कि जो सरकार है वो सरकार की शक्ति को एक निश्चित दिशा में ये सीमित भी करता है, यानी कि जिससे जो सरकार है वो नागरिकों की स्वतंत्रता के विरुद्ध अपनी किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग ना कर सके। तो इस आधार पर इसके बारे में मौलिक अधिकार। अब देखिए यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स है, आपका जो मौलिक अधिकार है वो पार्ट 3 यानी कि संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12 से 35 के बारे में बताया गया। अब फंडामेंटल राइट्स की आपने बात तो यहाँ कर ली कि 12 से 35 के बारे में बताएगा, और आप लोगों ने बता दिया है कि सर ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है, जिसको बिल्स ऑफ राइट्स कहा जाता है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एक उठ के यह आता है कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार है, उसकी बात कहाँ की गई थी और किसने बात की थी। सबसे पहले व्यक्ति कौन था जिसने मौलिक अधिकारों की बात की थी। क्वेश्चन निकल के आता है। देखिए सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की बात हुई थी वो सन 1215 में हुई थी, और ये सन 1215 में जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड के जो सम्राट थे जिनका नाम था सम्राट जॉन, यानी कि जो सम्राट जॉन थे उनके द्वारा की गई थी। और ये जो नागरिकों के जो मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए रहती, यानी कि अंग्रेजों को उनके सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया था। और ये जो अधिकार पत्र दिया गया था ये पहला एक लिखित दस्तावेज था रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों से रिलेटेड जो एक पहला फंडामेंटल राइट्स था। और इसी आधार पर, इनके आधार पर जो है, इस दस्तावेज के आधार पर उन्होंने मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। यानी कि कहते हैं कि जो मूल अधिकारों का जो जन्म हुआ था वो यहीं से हुआ था। अब देखिए आपको पता है कि सबसे पहले जो मूल अधिकारों का जन्म तो हुआ था कहाँ पर, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, परंतु हमने ये लिए हैं अमेरिका से। ऐसा क्यों? देखिए आपको पता है कि अमेरिका में जो था, अमेरिका वो ब्रिटिश के अंदर ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने शासन किया, तो वो ब्रिटिश के अंडर रहा था और उधर भी अधिकारों की बात की गई थी। और जब इंग्लैंड में आपको पता है उसमें जो शासन चलता था वो वंशानुगत के आधार पर चलता था। अगर कोई भी व्यक्ति अपने शासन, वो नियम, रूल, रेगुलेशन बनाएगा वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। अगर लोग बागों को अपने अधिकार बनाने के लिए कह दिया था तो उनको ये डर था कि ये लोग बाग जो है अगर अपने लिए अधिकारों का बनाते हैं तो उन अधिकारों को बनाएंगे जो इनकी खुद सुविधा के लिए हो। फिर अगर ये अपने सुविधा के लिए हो तो राजा की जो वैल्यू है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसी आधार पर उन लोगों ने बनाए अपने आधार पर। परंतु जब ये बात करी गई थी उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया
तो इसके सम्राट ने अनेक अधिकारों को स्वीकृति प्रदान, जैसे जैसे इन्होंने डिमांड करते गए, अनेक जो हमारे सम्राट थे उन्होंने जो अधिकार है उनको स्वीकृति प्राप्त हुई थी। और अंत में जाके सन 1689 में, यानी कि उसके बाद जो 1689 में जाकर के, अब जब 1689 में इन्होंने बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज दिया, यानी कि जैसे आप यहाँ पर दिखा रहे हो बिल ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बिल ऑफ राइट्स, तो बिल ऑफ राइट्स नामक जो है वो दस्तावेज दिया था, और जिसमें जनता को दिए गए सभी महत्वपूर्ण अधिकारों स्वतंत्रताओं को समाविष्ट किया गया था। यानी कि जब अमेरिका, उसके बाद आपको पता है अमेरिका जो है वो काफी दिनों बाद आजाद हो गया था, तो उन्होंने जो अधिकार बनाए वो अधिकार अपने अकॉर्डिंग बनाए, यानी कि अपने, और आपको पता है कोई भी चीज अपने अधिकार बनाए तो ऐसे आधार पर बनाएगा कि खुद को सुविधा ज़्यादा हो। तो इस आधार पर हम लोगों ने भी जो कंसेप्ट उठाया, हम लोगों ने जो मूल अधिकार बनाए वो इसी आधार पर बनाए, क्या, ताकि हम लोगों को कुछ सुविधा हो सके। इसीलिए कहते हैं कि जो मूल अधिकारों की जो बात हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी, परंतु लेने का मकसद जो रहा था वो अमेरिका से रहा था। उसके बाद 1689 में जब ये अधिकारों को बताने गए तो यहाँ पर बिल्स ऑफ राइट नामक दस्तावेज आया था। उसमें जो है सभी जो महत्वपूर्ण अधिकार थे और स्वतंत्रताएं थे उन सभी को इसके अंदर शामिल किया गया था। परंतु फ्रांस के अंदर 1789 में, यानी कि 1789 में एक अलग से मूल अधिकारों की बात की थी। अब 1789 में जो अलग से मूल अधिकारों की बात की थी, मतलब एक अलग से जो प्रलेख था उसकी घोषणा की गई थी, जिसमें मानव एवं नागरिक के अधिकार जो थे वो घोषणा पत्र के नाम से जाने जाते थे। अब देखिए यहाँ पर तीन चीजें आती हैं। भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसे बात करते हैं तो यहाँ पर आता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, मौलिक अधिकार की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है ना। परंतु जगह जगह पर इन अलग अलग नाम से जाना गया था। देखिए हमारे भारत के पार्ट 3 में इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको मैग्ना कार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मैग्ना कार्ट ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत का अधिकार पत्र। अब भारत के अंदर इसको किस नाम से जाना गया है, कि मैग्ना कार्ट के नाम से इसको भारत के अंदर जाना गया है, मैग्ना कार्ट के नाम से। और यूएसए के अंदर इसको जाना गया है यानी कि बिल्स ऑफ राइट के नाम से। और उसी के आधार पर जब यहाँ पर आपका फ्रांस है, फ्रांस में इसको मानव अधिकार घोषणा पत्र के नाम से, मतलब तीनों जगह इसके जो नाम है वो अलग अलग दे रखे। और इसी आधार पर ब्रिटेन और फ्रांस में भी जब स्वतंत्रता की लहर फैली थी तो और वही अमेरिका में फैली। और इसी आधार पर अमेरिकी जो जनता थी उसमें ब्रिटिश संसद के अत्याचारों के कटु अनुभव था। और इसी आधार पर जनता के जो अधिकार थे उनको संवैधानिक सुरक्षा की मांग की। और जो संवैधानिक सुरक्षा की मांग की उसी आधार पर जो अमेरिकी संविधान था उसमें बिल ऑफ राइट्स का समावेश जो आया था, बिल ऑफ राइट्स का, यानी कि आपके जो अधिकारों की बात की थी वो उसी का परिणाम था। और इस हिसाब से धीरे धीरे करके स्थितियां जो है वो सुधरती गई और अब लोग बाग जो अपने अधिकारों को अपनाना जो है वो शुरू कर लिया था। और इसी आधार पर यहाँ पर दिए गए जैसे मैग्ना कार्ट कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, और फ्रांस के अंदर जो है मानव अधिकार घोषणा पत्र इसको जाना जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो इसमें बात करता है इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि ये कहता है कि ये जो है वो न्यायोचित है, यानी कि इसमें एक लंबी और विस्तृत सूची में जो है न्यायोचित वाला मूल अधिकारों का, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ये न्यायोचित हैं। और फंडामेंटल राइट्स है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मोर एलॉबरेटेड देन दोज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूएसए। यानी कि जो मूल अधिकार जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त है वो किसी भी देश में नहीं मिलता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना। कहने का मतलब है इधर अगर हम बात करते हैं जो संविधान के अंदर जितना भी इन अधिकारों को जितने भी डिटेल से लिखा गया है, यानी कि जितने भी विस्तृत और व्यापक रूप से अधिकारों का उल्लेख किया गया है उतना संसार के किसी भी लिखित संघात्मक संविधान में नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पर इन जो मूल अधिकार है उनसे संबंधित उपबंधों का जितना भी समावेश किया जाता है वो लोकतांत्रिक विचारों के प्रवृत्ति के अनुकूल ही है।
मतलब इसमें जितने भी आधुनिक संविधानों में जो मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है वो सारा का सारा उसकी जो लोकतांत्रिक विचार है उनके प्रवृत्ति के अनुकूल है, उसके किसी प्रकार से कोई प्रतिकूल नहीं है, यानी कि कहीं पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है। जितना भी रिस्पॉन्स देता है वो सारा का सारा इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता। और आपको पता है भारत का जो संविधान है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स आपको दे रखे। नेक्स्ट आता है द फंडामेंटल, ये गारंटी, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है मूल अधिकार जो है वो आपको गारंटी प्रदान कर जाता है टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। और उसके आधार पर ये जो है प्रत्येक व्यक्ति की जो समानता है, सम्मान है, राष्ट्रहित है और राष्ट्रीय एकता को जो वो समाहित किया गया है, यानी कि इक्वलिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल, जो प्रत्येक व्यक्ति का जो पर्सनल लाइफ है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जो समानता है, सम्मान है और डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, यूनिटी ऑफ नेशन है, यानी कि सभी को इसके अंदर समाहित किया गया, यानी कि सारी की सारी बातों को इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति। अब राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति बताता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको पता है जो ये मौलिक अधिकार है व्यक्ति को, चाहे वो नैतिक हो चाहे सामाजिक हो, और उसी आधार पर उनके आध्यात्मिक विकास के लिए प्रोवाइड करवाता है। और यानी कि यहाँ पर भी यार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से, क्यों? क्योंकि उसको लोकतंत्र को जो चलाने वाले, जो सरकार को चलाने वाले जनता है, और जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं समाज है, और उसी आधार जब तक उनके अंदर विकास नहीं होता वो इस तरीके से वो कार्य भी नहीं कर सकते। और ये जो अधिकार है देश की जो व्यवस्था उसको बनाए रखने में, राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों के जो आज़ादी है उनकी सुरक्षा करता है। और सुरक्षा करने के साथ साथ जो है वो विधानमंडल के जो कानून हैं उनके कानून के किनारे तानाशाही को जो वो कुछ हद तक के लिए रोकता है। यानी कि अगर संक्षेप में कहा जाता है कि जो इन प्रावधानों को जो उद्देश्य है वो कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की सरकार। ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ, द एम ऑफ स्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन, यानी कि कानून की सरकार बनानी, यानी कि व्यक्तियों की नहीं। कानून की सरकार बनाने का मतलब है कि उसमें जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, उन सभी के बारे में उसका अंदर समावेश किया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल अधिकार है वो गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका पीटी में डायरेक्ट पूछा गया है, जिसके आधार पर ये कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार है उनको किसके द्वारा गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, यानी कि जो राष्ट्र की जो कानून है उसका मूल सिद्धांत है। और द फंडामेंटल आर्ट्स इन द सेंस ऑफ दे आर मोस्ट एसेंशियल ऑफ ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट है। ये उसका पूरी तरीके से जो व्यक्ति है उसका चारों तरीके से मतलब उसका विकास करता है, चाहे वो मेटेरियल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, यानी कि जिसमें भौतिक है, बौद्धिक है, नैतिक है और आध्यात्मिक है, ये सभी के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब जब तक व्यक्ति अपने अधिकारों को नहीं जानेगा, अपने अधिकारों को नहीं पहचानेगा, जब तक वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते, यानी कि उसके अंदर उन चीज़ों का विकास नहीं हो सकता। और उसके अंदर उन चीज़ों का विकास करने के लिए उसको अपने आप को पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उनके अधिकारों को उनको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो जो है वो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार है उनको प्रोवाइड करवाता है। अब ये जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स है कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका राइट टू इक्वलिटी, यानी कि आर्टिकल 14 to 18, जिसमें कहा गया है समता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। अब देखिए इसमें दो बातें आती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हम देखेंगे जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो हमें स्वतंत्रता का भी अधिकार प्रोवाइड करवाया। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा आर्टिकल 19 के बारे में बात करनी है कि आर्टिकल 19 to 20 राइट टू फ्रीडम, उसमें अधिकार दे रखा था कि वाक स्वतंत्र, यानी कि फ्रीडम टू स्पीच, यानी कि बोलने का जो अधिकार दिया रखा था।
नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24 यानी कि किसी प्रकार से किसी भी का भी शोषण आप नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी का शोषण करते हो तो उसके आधार पर आपके खिलाफ जो है वो कार्यवाही किया जा रही है। देखा जाएगा जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे कार्य वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आर्टिकल 25 to 29, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और धर्म की स्वतंत्रता की क्या है कि आपको पता है भारत जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता जिसको कहा जाता है, उसका अपना कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, अपना कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है जिसको वो प्रेफर करता है। वो सभी देशों जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और वो कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हर व्यक्ति को आपके धर्म की स्वतंत्रता करने का अधिकार दिया गया। किसी व्यक्ति से किसी भी धर्म को अपनाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंदर आता है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि उसको कोई भी व्यक्ति है उसको संस्कृति और उसके अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षा लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आता है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, यानी कि संपत्ति का अधिकार की बात की गई कि जो संपत्ति है उसमें अधिकार दिया जाए। नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। और इसी ये जो अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसी आर्टिकल को हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने ही इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की हृदय एवं आत्मा इसे कहा है। और देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके अंदर कई प्रकार के रिट हैं वो दायर की जाती हैं, बाकी हम वो उसको जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए इसके अंदर हमारी एक छोटी सी बात की गई है कि द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया गया है, इसको हटा दिया है हम लोगों ने 44वें संविधान संशोधन के आधार पर, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के आधार पर हटा दिया गया है, क्योंकि इसको इस समय एट प्रेजेंट में एक लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार बताने के साथ कि इसको अलग आर्टिकल दे दिया गया जिसको आर्टिकल 300A में डाला गया है, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 12 यानी कि संविधान के भाग 12 में दिया गया है। और अगर बात करते हो तो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल है, और इस समय हमारे संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं जो दिए गए हैं, यानी कि पहले 7 है और राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के बाद हमारे इस समय एट प्रेजेंट में 6 ही मूल अधिकार बच जाते हैं। और जो अधिकार हुआ था इसको हटाया गया तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में हटाया गया था।